नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। मध्य प्रदेश की सियासत में आज एक ऐसी तस्वीर उभरी है जिसने बीजेपी के हिंदुत्व और जेएस के आदिवासी नैरेटिव दोनों को एक साथ चुनौती दी है। झाबुआ के मशहूर कथावाचक पंडित मोहित नागर अब कांग्रेस के सिपाही बन गए हैं। जीतू पटवारी ने उन्हें तिरंगा पहनाया है, लेकिन पंडित जी के बोल पूरी तरह भगवा हैं। उन्होंने मंच से हुंकार भरी कि आदिवासी समाज सनातन का अनुयायी है और सबरी ने भी राम का इंतजार किया था। अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ सॉफ्ट हिंदुत्व का सबसे बड़ा दाव खेल दिया है, और क्या कथावाचक के जरिए कांग्रेस आदिवासी अंचल में जेएस के उस प्रभाव को ख़त्म करना चाहती है जो आदिवासियों को हिंदू नहीं मानता। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप कथा के मंच से कांग्रेस की चुनावी वैतरणी पार होगी? आज इसी पर होगी चर्चा, लेकिन पहले देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सियासत में नई कथा शुरू हुई है। झाबुआ के चर्चित कथावाचक ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई, लेकिन ये सिर्फ एक ज्वाइनिंग नहीं बल्कि एक बड़ा सियासी संदेश माना जा रहा है। कांग्रेस जो अक्सर बीजेपी को हिंदुत्व के मुद्दे पर घेरती रही है, अब उसी मैदान में उतरती हुई नजर आ रही है। मोहित नागर जैसे कथावाचक को लेकर पार्टी सनातन विरोधी के आरोपों को कमजोर करने की कोशिश में दिख रही है। धर्म की बातें करना एक अलग बात है, धर्म पर चलना एक अलग बात है। मैं आज कांग्रेस पार्टी में सदस्यता ले रहा हूं, इसका कारण यही है कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। आप गौ माता की आड़ में, धर्म की आड़ में बात कर रहे हो, हिंदू धर्म की बात करते हो, लोगों को भड़काने का काम चल रहा है। बेरोजगारी पे ध्यान नहीं दे रहे, महंगाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, बस हिंदू हिंदू कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए ये एक संतुलन साधने की कोशिश माना जा रहा है, क्योंकि झाबुआ, धार और रतलाम जैसे इलाकों में जहां बीजेपी की मजबूत पकड़ है, वहीं मोहित नागर की कथाओं और अनुयायियों का प्रभाव भी कम नहीं। यानी राम और शबरी के प्रतीकों के जरिए कांग्रेस अब आदिवासी वोट बैंक में भावनात्मक जुड़ाव बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। हालांकि कांग्रेस के इस दाव पर बीजेपी ने तंज कसा है। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि आदिवासी वर्ग सनातन काल से सनातन हिंदू समाज के ध्वजवाहक हैं। ये कांग्रेस पार्टी और उनके नेता हैं जो आदिवासी वर्ग में विभाजन की राजनीति करते हैं, जहर घोलने की कोशिश करते हैं, जो कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। ऐसे में जो भी धर्मगुरु हैं या फिर कथावाचक हैं, वो जब कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ते हैं तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए वही पार्टी है जो आदिवासी वर्ग को सनातन के खिलाफ भड़काने का काम करती है। देखा जाए तो जयस और बाप ये दोनों दल कांग्रेस के लिए टेंशन बढ़ा रहे थे, लिहाजा कांग्रेस को ये दांव चलना पड़ा। हालांकि सवाल ये है कि कांग्रेस ने एक तीर से कई निशाने साध दिए हैं। क्या सॉफ्ट हिंदुत्व के इस दांव से बीजेपी को सीधी चुनौती मिलेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कथावाचक के जरिए कांग्रेस आदिवासी वोट बैंक को साध पाएगी, या ये दांव भी सियासी प्रयोग बनकर रह जाएगा? फिलहाल हाथ में माला जरूर आ गई है, लेकिन क्या इससे चुनावी वैतरणी पार हो पाएगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है खिलावन जी आपका। नमस्कार। वो कल तक कांग्रेस कह रही थी आदिवासियों के लिए बात कर रही थी, जल जंगल जमीन की, और आज अचानक रामचरितमानस सनातन की बात करने लगी है। तो ये 360 डिग्री का इसको कैसे देखा जाए, घुमाव को? देखिए मनोज जी, राजनीति में सब कुछ जायज है। कब घुमाव हो जाता है, कब गिर पड़ते हैं, कब उठ जाते हैं, दौड़ने लगते हैं मुद्दों को लेकर के, तो सामाजिक व्यवस्था को लेकर के कांग्रेस में सब कुछ जायज है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है, नागर जी जो बहुत कथाकार हैं, बहुत प्रसिद्ध कथाकार है, लोकप्रिय कथाकार हैं, मालवांचल में ज्यादा इनकी कथाएं होते रहती हैं।
उनका भाजपा में तो कभी नहीं रहे, खैर वो, लेकिन कहा जाता है कि संत और कथावाचकों का जो है भाजपा की ओर ज्यादा आकर्षण रहता है, लेकिन ऐसे जो है मिथक को तोड़ करके उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, ये महत्वपूर्ण बात है। और ज्वाइन करते ही उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि आदिवासी हिंदू हैं और भाजपा जो है धर्म के नाम पर हिंदू हिंदू कह के असली मुद्दे जो महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी है, इन सब मुद्दों से भटकाती लोगों का ध्यान, यह भी कहा। लेकिन महंत जी को सब समझ में आ रहा है कि असली मुद्दा क्या है, लेकिन कांग्रेसी तो अब कह रहा है कि नहीं साहब, रामचरितमानस है, सनातन है। नहीं, तो जो नेता है वो तो बाबा की भाषा बोल रहे हैं, वो बाबा नेता की भाषा बोल रहे हैं। नहीं, कांग्रेस ने कभी इनकार नहीं किया कि हम सनातनी नहीं है, लेकिन हाँ भाजपा ने जो भाषा है ना किया कि बाबा जो है वो नेताओं की भाषा बोल रहे हैं एकदम से, और नेताजी जो है बाबाओं की भाषा बोल रहे हैं। देखिए, कथावाचक जितने भी हैं, धर्म से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, चाहे साधु संत हो चाहे कथावाचक, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक भाषा तो बोलते ही हैं। अपने 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 कथावाचन में भी इन बातों का उल्लेख करते रहते हैं। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है जिस तरह लेकिन का थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा महीन अंतर है ना कि वो राजनीतिज्ञों की भाषा बोलते हैं, राजनीति की भाषा नहीं बोलते हैं। हाँ। ये बात अलग है कि आज ही कांग्रेस में शामिल हुए और आज ही राजनीतिज्ञ की भाषा बोलने लगे, ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन मेरा कहना यह है मनोज जी कि जिस तरह से कांग्रेस में एक नैरेटिव करने का प्रयास किया, जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष से उमंग सिंगार ने कहा कि आदिवासी जो है वो हिंदू नहीं है, उसी तरह से जयस इसी बात की राजनीति कर रहा है। जयस का कहना है कि हमारे आदिवासी समुदाय के लोग हिंदू नहीं है, और बहुत यही कारण है कि कांग्रेस लगातार अपने खिलाफ जो सनातन विरोधी होने का जो ठप्पा लगा हुआ है उस पर से उबरते हुए नहीं, लेकिन अभी हमने देखा था अमरवाड़ा में भी एक धर्मगुरु को मैदान में उतारा था कांग्रेस ने, हालांकि उनको सफलता नहीं मिली थी। कई बार कांग्रेस एक तस्वीर हो रही जो आपने जेएस का जिक्र किया, तो आज हीरा सिंह अलावा नहीं दिखे वहाँ, लेकिन कांतिलाल भूरिया दिख रहे थे, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभाव तो उन्हीं का खत्म हुआ है उस इलाके में। देखिए, कांग्रेस और जेएस के बीच बहुत अच्छे संबंध इन दिनों नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस के कार्यक्रमों में जेएस रहे ये महत्वपूर्ण नहीं है। नहीं, हीरालाल तो उन्हीं के है ना भाई, ठीक है जेएस से आए हुए हैं वो, लेकिन आज तो कांग्रेसी है वो। आज कांग्रेसी हैं, लेकिन अधिकतर कार्यक्रमों में कम से कम जहां आदिवासियों का हित रहता है ऐसे कार्यक्रमों नहीं रहते मौजूद हो। और आज भी मुझे लगता है कि आज जो किया गया है, आज जो प्रयास किया गया है कांग्रेस के द्वारा नागर जी को कांग्रेस में शामिल करा के, तो वो भी एक तरह से यह सिद्ध करना है कि हम सनातन विरोधी नहीं है, बल्कि हम तो सनातन के समर्थक हैं। और उन्होंने आदिवासी वर्ग को जो लगातार चिटकते जा रहे हैं कांग्रेस से, उनको साधने का एक प्रयास किया है। आपको यह आप ज्ञात होगा कि आज उन्होंने कहा भी अपने भाषण में नागर जी ने कि हम जो है 15-16 हजार आदिवासियों को दीक्षा दे चुका हूँ, और वो दीक्षा तो यदि नागर जी दीक्षा दे रहे हैं तो निश्चित रूप से सनातनी कहलाएंगे वो। मुझे लगता है कि इस नैरेटिव को तोड़ने का प्रयास नागर जी कर रहे हैं, जिसमें कहा जाता है कि आदिवासी, लेकिन जिस प्रदेश में 21% आबादी आदिवासियों की, वहाँ 15% को आपने दीक्षित कर भी दिया, तो क्या बड़े काम किया। लेकिन ब्रजेश जी, अभी ज़्यादा दिन नहीं बीते हैं कि जब से लेके हम देख रहे हैं कि उमंग सिंगार आदिवासियों की बात कर रहे हैं कि आदिवासी जो है सनातनी नहीं है। उसको देखते हुए हमने देखा पिछली जब कमलनाथ सरकार थी, वो ये कहते थे कि जो एक कॉलम जोड़ा जाएगा, जनसंख्या जो गिनती होगी उनकी जनगणना, कि वो हिंदू नहीं है। और अब जीतू पटवारी जिन महंत जी को लाते हैं वो दम से कह रहे हैं कि भैया तो शबरी ने भी राम का इंतजार किया था, वो मैं तो सनातनी हूँ और सनातनियों की इतने सारे आदिवासियों को दीक्षा दिला चुका हूँ। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये आदिवासियों वोट बैंक से ज़्यादा चिंता है कि मालवा निवाड़ के ऐसे संत को ले आया जाए जिसका आदिवासियों प्रभाव है, जिससे कि उमंग संगार को ज़्यादा उनके जो
हौसले बढ़ रहे हैं या जिस तेजी से वो चल रहे हैं उनको पहले काउंटर कर दिया जाए? देखिए मनोज जी, निश्चित तौर पर इसमें गुटबाजी ज़्यादा नज़र आती है। देखिए उमंग सिंगार के पिछले बयानों को हम ध्यान दें, वो कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, अलग धर्म कोड की मांग करते हैं वो, कि जनगणना में अलग धर्म कोड की मांग हो। और ये जनगणना में अलग धर्म कोड जो था पहले अंग्रेजों के शासनकाल में, हटाया किसने था? कांग्रेस ने हटाया था। तो आदिवासी जो कि अभी एक तरह से ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के पाले में चला गया है, और जब जब वो कांग्रेस के पाले में रहा है, कांग्रेस की सरकार रही है, तो आदिवासियों को विभाजन करके एक तरह से कांग्रेस फायदा उठाना चाहती है, इसलिए उमंग सिंगार ऐसे बयान दे रहे हैं। अब आदिवासी वोट बैंक पर यदि उमंग सिंगार की पकड़ मजबूत हो जाएगी, यदि आदिवासियों की बदौलत ही सरकार बनती है, तो फिर अभी हाल ही में जीतू पटवारी ने कहा था कि किसान की सरकार होगी और किसान ही मुख्यमंत्री बनेगा और मेरी जाति किसान है। एक तरफ वो आदिवासियों की बात कर रहा है, एक तरफ किसान की बात कर रहा है, लेकिन उनको लगा कि आदिवासियों के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। कहीं एक तरह से दावेदार कौन है? उमंग सिंगार भी है भाई। 47 सीटें उनके लिए आरक्षण की और 82 सीटों पर प्रभाव है, तो जाहिर सी बात है तो उस क्षेत्र में भी उनको दखल रखना पड़ेगा ना, कि अपने लोग भी तो चुनकर जाएं जो कि बाद में वोट दे सके कि भाई हाँ जीतू पटवारी को। और जो कथावाच जो मोहित जी की हम बात जैसा कर रहे हमने हैं, कमलनाथ के रिजिम में देखा था कि कह दिया गया था किसके साथ कितने विधायक हाँ, तो पिछड़ गए थे, सिंधिया पिछड़ गए थे। तो अब जीतू पटवारी चाहते हैं आदिवासी बेल्ट में भी उनकी पकड़ मजबूत हो, उनके लोगों को टिकट मिले और वो वहां से जीत कर आए। वो चाहते हैं ग्वालियर चंबल में भी उनके लोगों को मिले। तो कांग्रेस में झगड़ा किस बात का है? झगड़ा इसी बात का है कि मेरे समर्थक ज्यादा टिकट लेकर आए। चाहे 2008 से देखकर बाद तक देख लीजिए आप, परिस्थितियां क्या थी। तब सुरेश पचौरी चाहते थे कि उनके समर्थक ज्यादा जीत कर आए तो सरकार बने तो हम मुख्यमंत्री बन जाओ। अब वही परिस्थितियां जीतू पटवारी और उमंग सिंगार के बीच में। तो अब जिन कथावाचक की हम बात कर रहे हैं, मोहित नागर की, वो कह रहे हैं 10 से 15 हजार लोगों को मैंने दीक्षा दे दी। किस क्षेत्र में दे दी? झाबुआ में दे दी आपने, आगर मालवा में दे दी, सुसनेर में दे दी, क्योंकि सुसनेर के तो पूरे रहने ही वाले हैं, पूरे रहने वाले हैं। तो वो सुसनेर से दावेदारी कर रहे हैं, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, इसलिए वो कांग्रेस में आए हैं। लेकिन लेके उनको जो बापू है विधायक कांग्रेस के मौजूदा, वही लेकर आए हैं उनको। हाँ, लेकर आए हैं। निश्चित तौर पर बापू ने सोचा वो जब टिकट मिलेगा तो मुझे फायदा हो जाएगा, या सीटें बढ़ती हैं, यदि परिसीमन होता है तो कुछ, लेकिन वो आए राजनीतिक महत्वाकांक्षा से है, चाहे वो आप सुसनेर से करें, चाहे आगर मालवा से करें, या झाबुआ की किसी सीट से करें। क्योंकि आगर तो रिजर्व सीट है, क्योंकि हाँ, जो आप कह रहे हैं कि कोई एक सीट उनने मन में बिठा ली होगी। और वो कह भी रहे हैं, किसी एक सीट की बात नहीं कर रहे, रहने वाले सुसनेर के हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि इन 3 क्षेत्रों में, इस क्षेत्र में आदिवासी बेल्ट में मेरा दखल है, मेरे इतने चेले हैं, मेरे इतने शिष्य हैं, मैंने जिनको दीक्षा दी है। तो क्या क्योंकि हम सुसनेर में देख रहे हैं मुरलीधर पाटीदार के बाद से कोई भी लगातार दूसरी बार नहीं जीता। संतोष व्यास हो या बाद में जो निर्दलीय जीते थे राणा, वो बीजेपी में आए और पिछला चुनाव हार गए बापू से। और जीतू पटवारी ये चाहते हैं कि यदि वहां पर सफलता मिलती है आदिवासी क्षेत्रों में, तो वो ये कह सके हैं कि भाई सिर्फ उमंग सिंगार की बदौलत नहीं मिली है। देखिए मैंने भी प्रयास किए, बिल्कुल, मैं मोहित नागर जैसे लोगों को लेकर आया जो आदिवासी क्षेत्रों में कथा सुनाते हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि वो बात क्या कर रहे हैं। वो पहले कथा किस बात आधार पर सुनाते हैं? भागवत कथा सुनाते हैं, धर्म की बात करते हैं, आदिवासियों के बीच में कथा सुनाते हैं, तो वो भी मानते होंगे ना आदिवासी ही हिंदू है, बिल्कुल, तो उनको कथा सुना रहे हैं, तभी तो वो दीक्षा ले रहे हैं ना, तभी तो वो दीक्षा ले रहे हैं। अब वहां पर टकराव ये होगा, उमंग सिंगार कहते हैं कि वो साहब आदिवासी हिंदू नहीं है, वो तो सनातनी है। और अब नागर जी जब राजनीतिक मंच पर आते हैं तो वो कहते हैं देखिए साहब महंगाई मुद्दा है, तो ये मुद्दा कब नहीं रहा साहब, पहले रहा है, शुरू से लेकर आज तक रहा है। अब वो हिंदुत्व के नाते वहां पर अब तो पूरी दुनिया में महंगाई की आंच ऐसी लगी हुई है इस खाड़ी युद्ध के कारण। तो आप देखिए कि राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन वो एक ऐसे दल में हैं जो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करता है। कल उनको वहां पे परिस्थितियां कैसी होती हैं ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अभी वो अपनी राजनीति के कारण वहां पे गए हैं और उनको लगता है कि आदिवासी क्षेत्र में उनको सफलता कांग्रेस के माध्यम से मिल सकती है, या हो सकता है बीजेपी ने उनको भाव ही ना दिया हो, तो ये भी एक वजह हो सकती है। क्योंकि बीजेपी के खाते में तो बहुत सारे साधु संत हैं जो हार्ड हिंदुत्व की बात करते हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व की बात नहीं करते, और आदिवासी क्षेत्र में हार्ड हिंदुत्व की बात करेंगे तो नागर जी को लगता होगा। उज्जैन से हमने देखा उमेश नाथ जी को राज्यसभा में भेजा ही है, लेकिन खिलावन जी ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व हार्ड हिंदुत्व, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये लड़ाई अंदर की लड़ाई है जिसको बाहर हिंदुत्व की लड़ाई के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। कि लड़ाई जो ब्रजेश जी ने कहा, जो मैंने पहले भी पूछा था आपसे, कि ये जीतू पटवारी और उनके बीच की लड़ाई है। क्योंकि आज जीतू पटवारी ने एक और बात कह दी थी कि राज्यसभा की दौड़ में मुझे छोड़कर सब है, क्योंकि उनको तो मुख्यमंत्री बनना है। उन्होंने ये भी कह दिया कि भैया दिग्विजय सिंह भी तैयार हैं, अगर उनको हम भेज सकते हैं उनको भी, कि भैया ठीक है तुम दिल्ली में ठीक हो महाराज, यहाँ मध्य प्रदेश में डेरा डाल गए तो फिर सबके लिए परेशानी खड़ी करोगे।
कमलनाथ देखिए, वैसी मनोज बाहर जी- हैं तो बचे ले दे के दो ही लोग हैं। मनोज जी, मैं कई बार कहते रहा हूं कि कांग्रेस और गुटबाजी का चोली दामन का संबंध है, और ऐसे मौके पे जब आज स्पष्ट हुआ कि एक मालवांचल के सुप्रसिद्ध कथावाचक गिरीश जी को, नागर जी को यहाँ जब ज्वाइन करवाया जाता है, ऐसे मौके पे सिर्फ जीतू पटवारी मौजूद रहते हैं। उस क्षेत्र के आदिवासियों के नेता या आदिवासी वर्ग में अच्छा पेट रखने वाले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार गए मौजूद नहीं रहते, तो इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस में इस मामले में, कम से कम इस ज्वाइनिंग के मामले में गुटबाजी है उसको दिखाई दे। लेकिन देखिए मनोज जी, आदिवासी वर्ग का या आदिवासी एक बार जो एक समय कांग्रेस का प्रमुख वोट बैंक हुआ करता था, और आदिवासी वर्ग लगातार, हम 20 वर्षों से देख रहे हैं, लगातार आदिवासी क्षेत्रों में कांग्रेस का जो है स्थिति जो है बहुत कमजोर होती जा रही कांग्रेस की। तो उस, और आपको मालूम ही है कि लगभग 90 नहीं सीट, तो उसकी जिम्मेदारी भी तो 92 कांग्रेस है ना कि भाई जब शिव भानु सिंह सोलंकी को विधायकों का समर्थन होता, आप अर्जुन सिंह को बना देते हो। आप कहने के लिए हमने देखा जमुना देवी को मुख्यमंत्री बनाते हो, नेता प्रतिपक्ष बनाते हो, लेकिन उनकी हैसियत क्या रखते हैं कांग्रेस में। हमने प्यारेलाल कंवर को भी देखा अविभाजित मध्य प्रदेश में। आदिवासियों का दूर छिटकने, कांग्रेस से दूर छिटकने का के कारण कांग्रेस ही है, इस बात से मैं इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन देखिए, राजनीतिक महत्व इस बात पर है कि लगभग 90 से 95 सीट ऐसे हैं मध्य प्रदेश में जो आदिवासी बाहुल्य है, जो चुनाव विधानसभा में ये चुनावी गणित को इतने सीटों पर जो है बनाने या बिगाड़ने में। लेकिन सवाल ये है ना कि जो आदिवासी है वो लगभग 50 से ज़्यादा फिरके हैं उनके हैं, शहरिया हैं, भील हैं, गोंड, ऐसे तमाम सारे, उनमें रोटी बेटी का संबंध भी नहीं है। ऐसे में एक बाबा जो दावा कर रहे हैं 15,000 को सनातनी बनाया, क्या उनकी मास अपील इतनी है कि वो ग्वालियर चंबल के आसपास के शहरियाओं को प्रभावित कर ले, या हम देखें कि मालवा में जो गोंड है, भील है, उनको प्रभावित कर ले, भिलालाओं को प्रभावित कर ले, या डिंडोरी मंडला के इलाके में हम देखें गोंड को कोरबू कुदू, उन सबको प्रभावित कर लें। देखिए, नागर का प्रभाव मालवांचल में भील और भिलाला पर ज्यादा है, कह सकते हैं, और दूसरे चाहे ग्वालियर चंबल अंचल हो, चाहे रीवा हो, रेवांचल हो, चाहे छिंदवाड़ा और महाकौशल का क्षेत्र हो, महाकौशल का क्षेत्र हो, इन सब क्षेत्रों में इनका कोई प्रभाव नहीं है, सिर्फ मालवा अंचल में प्रभाव उनका है। तो और मालवा अंचल में सबसे ज्यादा सीटें हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मालवा निवाड़ मिला के 66 सीटें होती हैं, 66 सीटें हैं, और आदिवासियों की अच्छी खासी सीटें हैं। मैं संख्या तो नहीं बता पा रहा हूँ अभी, लेकिन अच्छी खासी सीटें हैं जिस पर सब जो है मध्य प्रदेश पर सरकार यदि बनाना है, तो मुझे लगता है कि मालवा अंचल सीट के विधानसभा सीट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसलिए इन पर जो है ज्यादा ध्यान केंद्रित करती है, सारे राजनीतिक दल करते हैं, और कांग्रेस भी कर रही। लेकिन इस ज्वाइनिंग से, नागर के ज्वाइनिंग से एक बात बहुत स्पष्ट हुई है कि कांग्रेस के खिलाफ जो भाजपा लगातार सनातन विरोधी होने का प्रचार करती रही है, उस पर एक थोड़ा सा विराम, या कहना चाहिए हल्की सी राहत कांग्रेस महसूस कर सकती है पूरी तरह से। लेकिन ये कांग्रेस ऐसी है ना कि कल को हो सकता है भी शाम तक उमंग सिंगार का कोई ऐसा बयान आ जाए, या दिग्विजय सिंह का, कि फिर जहाँ कांग्रेस चली वहीं जाकर खड़ी हो जाए। लेकिन ब्रजेश जी, एक संकट और भी है ना कांग्रेस का कि एक बाबा आप जरूर ले आए, लेकिन हम देखते हैं बाबा बागेश्वर की बात करें कि जिनके पूरे देश भर में फॉलोअर हैं, प्रदीप मिश्रा की बात करें कि कमलनाथ भी उनके जाते हैं, दोनों के यहाँ कथा भी कराते हैं, लेकिन उसके बाद नतीजा क्या निकलता है। पंडोकर बाबा की अभी तक निष्ठा ऐसी रही कि वो सभी के साथ है और किसी के साथ नहीं है। और एक बाबा नरोत्तम अपने इलाके में बने हुए दाती महाराज को उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ऐसे में मजबूरी कांग्रेस की है भी कि कोई तो बाबा चाहिए। पहले भी वो कंप्यूटर बाबा को लेकर आए थे, लेकिन उन्होंने तो उल्टा उनका सॉफ्टवेयर पूरा जला दिया उन्होंने। कंप्यूटर बाबा ने कांग्रेस की आईडीज खराब कर दी थी। लेकिन आप देखिए कि बाबाओं से होता क्या है, क्योंकि मिर्ची बाबा ने ऐसी मिर्ची झोंकी थी दिग्विजय सिंह की आंखों में कि 3.5 लाख वोट से हारे थे, अभी तक वो परेशान घूम रहे हैं। आप देखिए कि बाबाओं से होता क्या है, बाबाओं के एक अनुयायी अलग होते हैं,
प्रदीप मिश्रा जी के, बागेश्वर धाम के, रावतपुरा सरकार के। रावतपुरा सरकार तो खुद आप कांग्रेस के एक नेता के खिलाफ थे, लेकिन क्या वो उनको चुनाव हरा पाए? डॉक्टर गोविंद सिंह के खिलाफ उन्होंने खुला चैलेंज किया था, लेकिन नहीं हरा पाए। आप देखिए, बाबाओं की कथा सुनने जाते हैं, बाबा भीड़ देखकर ये सोचते हैं कि ये सब हमारे वोटर हो गए। जैसे नेता कई बार धोखे में आ जाते हैं कि जो उनको सुनने आए हैं वो लेकिन वोट में कन्वर्ट नहीं होते। तो मुझे लगता है आप प्रदीप मिश्रा की कथा सुन लीजिए, उन्होंने कांग्रेस के कई नेताओं के यहाँ कथा की, चाहे आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा सुन लीजिए, उन्होंने बहुत सारे कमलनाथ के क्षेत्र से लेकर तमाम नेताओं के हमने देखा है कि कांग्रेस के कई नेता उनके अनुयायी है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित तमाम राज्यों में हम बात करें, लेकिन उनके यहाँ कथा सुनाने जाते किस उनके जो अनुयायी आते हैं, जो उनकी कथा सुनने आते हैं, यदि वही सब वोट में तब्दील हो जाएं उस व्यक्ति के फेवर में, तो मुझे नहीं लगता कोई हरा सकता। लेकिन ऐसा होता नहीं, चुनाव लड़ लेगा, बाबा ही चुनाव लड़ लेंगे। बाबा माहौल बनाते हैं, क्योंकि अगर उसको उसने क्षेत्र में तो 25-50-50,000 60,000 वोट चाहिए, ये बाबा विधायक बन जाएंगे। तो अब आप देखिए कि भीड़ जुटाने की हमने देखा, आपने नरेला में मनोज शुक्ला ने कथा कराई थी आपकी दोनों, क्या हुआ? कोई फायदा हुआ? लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता है बाबाओं से। बाबा भीड़ जुटाते रहे बेचारे, उनको राज्यसभा में नहीं भेजा, वो धक्के खा रहे हैं। हाँ। कभी इधर कभी उधर, उनका कोई भला ही नहीं हो रहा। तो ये बाबाओं में एक ऑरा बन गया है और नेता उनको अपना टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं कि पॉलिटिकल बयानबाजी करवा देना उनसे, जिससे कि वो आगे बढ़ाएं और उसको फायदा ले जाएं। जिनका संगठन मजबूत होगा वो उनके बयानों को फायदा ले जाएंगे। जिस तरह से हम देख रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयानों को कई बार फायदा ले जाती है बीजेपी। लेकिन क्या आप देखिए कि हम उत्तर प्रदेश में भी एक बाबा को देख रहे हैं, वो सरकार से लड़े जा रहे हैं, लेकिन वो कई बार समाजवादी पार्टी के पक्ष में बोल चुके हैं। साध्वी निरंजन को हमने देखा, हाँ, ओबीसी आयोग का कांग्रेस के अध्यक्ष बनाया। तो क्या फायदा हुआ? कुछ सफलता मिली क्या? तो लोग सब समझते हैं। अब हम मोहित नागर जी की बात कर रहे हैं, मोहित नागर जी आ गए, उनके बयान क्या है आप देख लीजिए। वो कहते हैं कि धर्म और राजनीति अलग नहीं है। उनके अनुसार राजनीति में इसलिए आए ताकि धर्म के माध्यम से समाज सेवा कर सके। तो भैया कांग्रेस तो कुछ कहती है, तो समाज सेवा तो वैसे भी कर लो आप, मतलब सीधा सीधा आपको गद्दी चाहिए। धर्म अलग है, राजनीति अलग है। बिल्कुल, वो ऐसी पार्टी में गए, और जबकि बीजेपी कहती है धर्म और राजनीति एक है। तो आपके विचार तो यही मेल नहीं खा रहे हैं। दूसरा उनका बयान देख लीजिए, वो आदिवासियों को कहते हैं कि भाजपा वनवासी कहती है, कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं, लेकिन आदिवासी जो हैं मूल सनातन प्रेमी है। उन्होंने दावा किया कि वे आदिवासी क्षेत्रों में सक्रिय है और भाजपा आदिवासियों में भ्रम फैलाती है। तो भाजपा तो कह ही रही ना वो सनातनी है, हिंदू है, वही तो कह रही है। और आप क्या कह रहे हो? सिर्फ वनवासी कहने से सनातन प्रेमी है, तो आप भी तो वही भाषा बोल रहे हो। क्या ये बात कांग्रेस पचा पाएगी? जो उनके बयान है, जो उनके विचार हैं, जो व्यक्त करते थे, क्या वो सिर्फ अपनी कथाओं में महंगाई की बात करेंगे, कथा से नहीं जोड़ेंगे? एक और चीज है ना कि एक तो ये हो जाएगा कि चलिए वो कांग्रेस के मंच से, अभी तक वो कथावाचक के मंच से जो बोल रहे हैं, लेकिन जब कांग्रेस के मंच से बोलेंगे तब सारे लोग, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे बाबा रे बाबा। बहरहाल वक्त इतना ही था। वो धन्यवाद किलावन जी आपका। तो मध्य प्रदेश की सियासत अब केवल विकास या घोषणाओं के इर्द गिर्द नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पहचान के कुरुक्षेत्र में तब्दील हो रही है। पंडित मोहित नागर का कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना महज एक ज्वाइनिंग नहीं, बल्कि झाबुआ से लेकर विंध्य तक एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है। कांग्रेस अब उस हिंदुत्व के पिच को खेलने को तैयार है जिसे बीजेपी अपना गढ़ मानती थी। इधर जैस और अन्य आदिवासी संगठनों के लिए एक बड़ी चुनौती है कि वह अपनी अलग पहचान के नैरेटिव को सनातन के इस बढ़ते प्रभाव के बीच कैसे बचा पाते हैं। सवाल अब भी वही है कि सबरी और राम का प्रसंग आदिवासियों के वोट को हाथ के पक्ष में मोड़ पाएगा, और क्या एक कथावाचक कांग्रेस की उस छवि को धो पाएंगे जिसे बीजेपी हिंदू विरोधी बताती रही है। और सबसे अहम, क्या मतदाता दीक्षा और कथा के प्रभाव में आकर अपना राजनीतिक फैसला बदलेगा? राजनीति की यह कथा अभी शुरू हुई है, असली सार तो चुनावी नतीजों के दिन ही निकलेगा। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।